Hello students, this is Neeraj Gupta. Today in this video, I am starting with one of the most important chapter of your syllabus, income from salaries. Income tax में sometimes exams में profits and gains from business and profession PGBP से भी ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. Otherwise, in most of the exams at most of the levels इनकम टैक्स के पेपर में इनकम फ्रॉम सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो मेरे ख्याल से इसकी सभी वीडियोस को आपको ध्यान से देखना चाहिए. 99% सभी एग्जाम्स में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, खासकर ये चैप्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से जरूरी है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज. सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 इस चैप्टर को कवर करते हैं. सेक्शन 15 टू सेक्शन 17, राइट. चलिए, सबसे पहला सेक्शन से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सेक्शन 15. आप प्लीज अपना रजिस्टर खोल लीजिएगा और उसमें ऊपर टॉप पे लिख दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरीज. प्लीज अपना रजिस्टर खोल लीजिए और उस पे ऊपर टॉप पे लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज. सबसे पहले लिखिएगा लेफ्ट हैंड पर सेक्शन 15. सेक्शन 15 कहता है दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर. लिखिएगा इस चीज को, मैं भी समझाता हूं आपको. दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर. देखिए, जब मैंने आपको पहली बेसिक्स की वीडियो दी थी टैक्सेशन पर, तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि इनकम टैक्स की जो टैक्सेबिलिटी है वो एनुअल बेसिस पे होती है. इनकम ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जो फाइनेंशियल ईयर ऑफ इनकम है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर. हर इनकम एनुअल बेसिस पर ही टैक्सेबल होती है. सैलरी भी उसी का एक एग्जाम्पल है. इन ऑल देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. उसके बारे में भी मैंने आपको बेसिक्स की वीडियो में अच्छे से समझाया था. तो जो फर्स्ट हेड है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम्स. तीसरा बिजनेस का है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. फोर्थ है कैपिटल गेन व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ एसेट्स. और बाकी जो कुछ बच गया, गिफ्ट्स एंड इंटरेस्ट, लॉटरीज वगैरह, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो इसमें से जो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज. तो सैलरी क्या होती है? जब आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से जब आप कोई पैसा कमाते हैं तो उसको सैलरी बोलते हैं. उसकी टैक्सेबिलिटी का सिस्टम भी एनुअल ही है. और सिस्टम क्या है कि सैलरी जो है महीने के एंड में आपकी ड्यू हो जाती है आमतौर पे. तो सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी ऑन ड्यू बेसिस, यानी कि महीने के एंड में जब आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा. और अगर आपने कभी एडवांस में पहले ही रिसीव कर लिया तो तब लगेगा. यानी रूटीन में तो सैलरी ड्यू एंड रिसीव में भी सेम डे को ही हो. जैसे मान लेते हैं मोस्टली कंपनी शायद ऐसे ही करती हैं कि महीने के आखिर में सैलरी ड्यू होती है और उसी दिन पे हो जाती है. तो दैट मीन्स ड्यू एंड रिसीव साथ साथ होगा. बट मान लेते हैं कि सैलरी ड्यू हो गई, अभी मिली नहीं. अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर जैसे मान लेते हैं कई बार होता है कंपनी में फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही और आखिरी के 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस, वेदर इट अपीयर्स लॉजिकल और नॉट. मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, लॉजिक कितना उस पर एप्लीकेबल है कितना नहीं वो एक डिफरेंट स्टोरी है. आम आदमी तो शायद यही सोचेगा कि जब सैलरी मिले तभी टैक्स लगना चाहिए, लेकिन मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स ये कहता है सेक्शन 15 की सैलरी अगर ड्यू भी हो गई तो भी टैक्स लगेगा. और अगर आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, अब जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, सपोज आपने नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई की सैलरी भी ये कह के कि मेरे को मेडिकल रीजन से पैसे की जरूरत है, या मुझे अपना हाउस रिपेयर करना है, या मान लेते हैं डॉटर मैरिज है, कोई इशू में मान लेते हैं कंपनी ने एम्प्लॉय को कुछ एडवांस में सैलरी दी है, तो वो रिसीट बेसिस पर टैक्स हो जाएगी. कहने का मतलब ये है, एज पर सेक्शन 15 सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर. पूरे सैलरी के चैप्टर में मैं आपको कम से कम 60-70 तरह की सैलरी पढ़ाऊंगा. यस,
सैलरी सिर्फ ऐसे नहीं होता 10,000 रुपये महीना, वो जब एक एम्प्लॉय पहली जॉब करता है शायद जिंदगी में, तब उसको ऐसी जॉब मिलती है। अदरवाइज अगर किसी ने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हो, जैसे माना CS किया हो, कोई अच्छा कोर्स किया हो और फिर अच्छी पोस्ट पे अगर लगे, या मैं सिर्फ ये थोड़ी कॉमर्स का एग्जाम्पल हूँ, कोई भी साइंस में किसी भी लाइन में अगर जॉब बड़ी जॉब लगती है तो उसको साथ साथ सैलरी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अलाउंसेस बोलते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस मिल गया, लंच अलाउंस मिल गया, कन्वेंस अलाउंस मिल गया। इसी तरह से फैसिलिटीज भी मिलती हैं, कार फैसिलिटी हो गया, हाउस फैसिलिटी हो गया। तो उन सब की टैक्स ट्रीटमेंट मैं आपको बताता जाऊंगा। बट 99% पूरा सिलेबस सैलरी का, यानी पूरा चैप्टर सैलरी का इसी सेक्शन 15 पे चलेगा, दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अगर सैलरी के चैप्टर में, जैसे मैंने कहा, अभी रिपीट कर रहा हूं, 60-70 पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उनमें से शायद 2 या 3 पॉइंट ऐसे आएंगे जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा दैट सैलरी इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीट बेसिस। एक तो भी आने वाला है 1-2 मिनट के बाद ही। बाकी मोस्टली हर एक पॉइंट पर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। यही रीजन है कि उन 2-3 पॉइंट में मैं बताऊंगा और लिखवाऊंगा दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। हर पॉइंट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले पॉइंट बता दिया कि जितनी भी टाइप्स ऑफ सैलरीज हैं, सैलरी को पे करने के जितने भी तरीके हैं, सब पे यही सेक्शन, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा पूरा सेंटेंस, दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। साथ साथ में आपको पूरे सैलरी के नोट, सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप मेरे असाइनमेंट में भी देखेंगे तो आई थिंक अराउंड 100+ पेजेस हैं, बट मैं आपको इसको समरी वर्जन पूरा लिखवा दूंगा रजिस्टर के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिससे आप एग्जामिनेशन डेज में सिर्फ जो मैंने लिखवाया है वो पढ़ के जाइए, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करने ही है। वैसे भी सैलरी का चैप्टर खासकर प्रैक्टिकल के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थ्योरी। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट हमारा पेज ये पूछ रहा है हमसे कि सैलरी क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दैट सैलरी इज ए रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज। आप सबको पता ही है, जब हम रेगुलर बेसिस पे कहीं जॉब करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, तो सैलरी अर्न होती है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशनशिप है हमारा, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि हम वहां जॉब कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि किस तरह से एक ही केस हमारे 2 अलग अलग हेड्स में जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। अब अगर वो वहां पर एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में जा रहे हैं, उनको वहां पर जाने के विजिटिंग चार्जेस मिल रहे हैं, है ना, वो वहां पर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो उनका अपना क्लिनिक भी है, वो इस तरह से 2-3 हॉस्पिटल्स में विजिट भी करते हैं, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर साहब की जितनी भी इनकम हो गई वो सारी हो गई प्रोफेशनल इनकम। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जो है वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, एक ही जगह वो सुबह शाम जाते हैं और कहीं वो काम नहीं करते, उसी एक हॉस्पिटल के लिए वो डेडिकेटेड है उनकी लाइफ, इन दैट सिचुएशन जो डॉक्टर साहब को महीने के एंड में यूजुअली मंथली होती है सैलरी, जो पैसा मिलेगा वो हो जाएगी उनकी सैलरी इनकम। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी एग्जांपल लिया जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का भी एग्जांपल लिया जा सकता है, किसी का भी लिया सकता है। अब सीए मान लेते हैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और वो लोगों की इनकम टैक्स की रिटर्न्स भर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, उनको कंसल्टेंसीज दे रहा है और कंपनी इनकॉर्पोरेशंस में हेल्प कर रहा है, तो ही इज ए प्रोफेशनल। जो भी उसको फीस मिल रही है कंपनी से वो उसकी प्रोफेशनल इनकम है। लेकिन अगर वो उस कंपनी में परमानेंटली एम्प्लॉयड है, एक ही जो है वो कंपनी में काम कर रहे हैं, सुबह शाम वहाँ जाते हैं, बैठते हैं उनके ऑफिस में और महीने के एंड में उनको एक फिक्स पैसा आमतौर पर मिलता है, कुछ इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं, तो वो कहलाएगी उनकी सैलरी। तो यानी कि जो फिक्स एक ही जगह पे जब हम टिक के काम करते हैं एक ही कंपनी के लिए, तो आमतौर पर फिर वो कहलाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और इससे जो पैसा मिलता है, इससे जो इनकम होती है किसी को भी, वो कहलाती है सैलरी इनकम। और हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि सैलरी इनकम पे किस तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेसिक पे। डालिएगा अपने रजिस्टर में ये हेडिंग, बेसिक पे। बेसिक पे के बारे में लिखिएगा, मैं लिखवाता हूं, इसको छोड़ दीजिए, जो स्क्रीन पे लिखा है लिखवाऊंगा वही सब चीजें, लेकिन फिर भी लिखिएगा, बेसिक पे इज द मिनिमम मंथली सैलरी। फिर से बोलता हूं, बेसिक पे इज द मिनिमम मंथली सैलरी। बस इतना ही मैं लिखवाना चाहता हूं, फुल स्टॉप। आगे लिख दीजिए इट इज फुल्ली टैक्सेबल, वो तो ऑब्वियस है। बेसिक पे के बारे में मैंने लिखवाया इट इज द मिनिमम मंथली सैलरी, और दूसरी चीज मैंने इसके बारे में लिखवाई इट इज फुल्ली टैक्सेबल। देखिए, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो आपको जो भी बेनिफिट्स देंगे, चाहे कितना बोनस देंगे, कितना कमीशन देंगे, कितने अलाउंसेस देंगे, कितने परक्विजिट्स बेनिफिट्स फैसिलिटीज मिलेंगी, वो सब बात की बात है। आप बोलते हो जी आप मुझे बताओ कि आप मुझे हर महीने मिनिमम सैलरी कितनी दोगे इन हैंड कैश में, आमतौर पर सबसे पहली बात यही आती है।
तो वो जो मिनिमम सैलरी पर मंथ फिक्स होती है आमतौर पर उसको बोलते हैं बेसिक पे। किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर सिर्फ वर्ड सैलरी दिया हो, जैसे सैलरी 15,000 पर मंथ, तो उसको आप बाय डिफॉल्ट बेसिक पे मानेंगे। नहीं तो क्वेश्चन के अंदर बेसिक पे वर्ड क्लियरली अलग से दिया रहता है कि दिस मच इज द बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब फिर वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि महीने के एंड में एक जॉब करने के बाद जब पूरा महीना खत्म होगा तो जो पैसे आपको मिनिमम दिए जाएंगे दैट इज योर बेसिक पे एंड इट इज ऑब्वियसली फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन ध्यान रखना है कि टैक्सेबिलिटी इज ऑन एनुअल बेसिस, मैं बता चुका हूं। तो अगर क्वेश्चन कहता है आपकी बेसिक पे 10,000 पर मंथ है तो आप एनुअल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी जो निकालेंगे दैट विल बी 1,20,000, क्योंकि इनकम टैक्स में सभी इनकम्स को एनुअल बेसिस पर ही कंसीडर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग डालिए बोनस। बोनस क्या होता है ये तो आपको समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी में अगर अच्छे प्रॉफिट्स हों, अच्छी प्रोडक्शन हो, अच्छे सेल्स हों, तो वो अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देने की फॉर्म में बोनस दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बोनस की इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ एक लाइन लिखवाऊंगा, लिखेगा बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल। लिखिए, ध्यान से लिखिए, बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। आई एम रिपीटिंग, बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। मैंने आपको चैप्टर शुरू करते ही बताया था कि पूरा चैप्टर सेक्शन 15 के हिसाब से चलेगा, जिसमें था टैक्सेबिलिटीज ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन मैंने तभी ये हिंट भी दिया था कि 2-3 इनकम है सिर्फ ऐसी जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उनमें से एक ये बोनस है। बेसिक पे मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि बेसिक पे बाय डिफॉल्ट सेक्शन 15 अप्लाई हुआ, सभी पे वही होगा, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा उसको। बट बोनस इज वन ऑफ दोज 2-3 पॉइंट्स which are covered by this that salary is taxable only on receipt basis। यानी अगर एक कंपनी बोनस डिक्लेयर कर दे और दे ना एक्चुअली, मतलब जब एक्चुअल पेमेंट का वक्त आए, मान लेते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस कंपनी उस बोनस को डिले कर दे और नेक्स्ट ईयर में पे करे, तो जिस साल बोनस मिलेगा उस साल ये टैक्सेबल होगा। सो बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्पशन का कोई सवाल नहीं है। कंपनी 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना भी बोनस देगी दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। चलिए नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं कमीशन। इसके बारे में पहले सुन लीजिए फिर लिखवाऊंगा। कमीशन कंपनी कैसे भी दे सकती है। कंपनी सेल्स पे भी कमीशन दे सकती है, कंपनी परचेज पे भी कमीशन दे सकती है, कंपनी किसी भी चीज पे कमीशन ऑफर कर सकती है। कमीशन परसेंटेज में भी हो सकता है, कमीशन फिक्स भी हो सकता है। परसेंटेज में जैसे माना कि 2% ऑफ सेल्स, 1% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स, या फिक्स भी हो सकता है 2,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, कुछ भी। क्वेश्चन कैन बी ऑफ एनी टाइप। मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना लिखूंगा, अब लिखिए ऑल टाइप्स ऑफ कमीशंस, ऑल टाइप्स, चाहे उसमें सेल्स कमीशन हो, परचेज कमीशन हो, या किसी और प्रोडक्शन कमीशन हो, कुछ भी हो सकता है। सो ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन आर फुल्ली टैक्सेबल। All types of commissions are fully taxable। कैसे भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, तीनों फुल्ली टैक्सेबल हैं। बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल, बोनस फुल्ली टैक्सेबल, एंड नाउ कमीशन फुल्ली टैक्सेबल। तो ये तीनों ही इनकम्स फुल्ली टैक्सेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अलाउंसेस। जैसे कि मैं शुरू से आपसे बात कर रहा था कि कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को अलाउंसेस के फॉर्म में दिए जाते हैं। कुछ पॉपुलर नाम शायद आपने सुने भी होंगे, जैसे मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। अलाउंस है क्या? ये ना एक पॉकेट मनी जैसा फंडा है। जैसे मान लेते हैं आप पढ़ते हो, तो जब आप पढ़ाई करते हो तो जो आपकी एडमिशन फीस होती है, बुक्स होती हैं, वो तो पेरेंट्स ला ही देते हैं। लेकिन हर महीने कुछ खर्चों के नाम पे, मान लेते हैं रोज रोज, अब आपको मान लेते हैं कि रोज कहीं स्कूल ही जाना है या कॉलेज जाना है, तो कई घरों में तो शायद ऐसा होता होगा कि डेली 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दे दिए। लेकिन शायद कुछ घरों में ऐसा भी होता होगा कि एम्प्लॉय कह रहा हूँ, उस बच्चे को रोज के हिसाब से 50 रुपये दे दिए, महीने में 1,000, 1,500, 2,000 जितना भी खर्च होता है अंदाजे से दे दिया। उसमें कैंटीन भी कवर हो गया, कोई छोटा मोटा खर्चा करना है बच्चा, उसमें थोड़ी बहुत सेविंग करके मान लेते हैं अपना कुछ पर्सनल खर्चा भी कर ले। तो कुछ उस तरह का होता है ये अलाउंस। अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, पेशेंटली सुनिएगा पहले। तो अलाउंस में होता क्या है,
कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर खर्चे के नाम पे देने को जनरल अलाउंस भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि खर्चे का नाम ही होना चाहिए, पर 99% जब अलाउंस दिया जाता है तो किसी खर्चे का नाम लगा के देते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, कन्वेंस अलाउंस फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस, लंच अलाउंस फॉर मीटिंग लंच एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, है ना। तो अभी सबसे पहले हम लिखेंगे कि अलाउंस क्या होता है, फिर मैं एक एक करके आपको पढ़ाना शुरू करूंगा कि अलाउंस की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इनकम टैक्स में, है ना। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा अलाउंस। अलाउंस के बारे में लिखिएगा, इट इज अ पेमेंट इन कैश, इट इज अ पेमेंट इन कैश usually on monthly basis, usually on monthly basis for covering a particular expenditure of employee, for covering a particular expenditure of employee. For example, medical allowance, for example, medical allowance for medical expenses, comma, house rent allowance, comma, house rent allowance for house rent expenses, lunch allowance for lunch expenses, etc. ठीक है ना। सो इतना अलाउंस के बारे में लिखना सफिशिएंट है। अब बढ़ते हैं आगे, आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस डिस्कस करना शुरू करेंगे, यानी हम एक एक करके सभी अलाउंसेस की टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम ले रहे हैं मेडिकल अलाउंस। हेडिंग डालिएगा, लेफ्ट साइड में अपनी कॉपी में लिखिएगा मेडिकल अलाउंस। देखिए मैं अब ये तो नहीं लिखवाऊंगा कि मेडिकल अलाउंस किस लिए होता है, वो मैंने पहले भी इनडायरेक्टली लिखवा दिया, लेकिन आपको पता ही है। तो सीधा मैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट पे जाता हूं। लिखिएगा मेडिकल अलाउंस, इसके बारे में लिखिएगा कॉलन डाल के, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बहुत दुहाई है वाली सिचुएशन है ये। अलाउंस का लॉजिक नहीं बैठता, ऐसा लगता है ना कि मेडिकल अलाउंस तो थोड़ा बहुत टैक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि मेडिकल अलाउंस के बारे में लिखिए इट इज फुल्ली टैक्सेबल, यानी इसको बेसिक पे, बोनस एंड कमीशन की तरह फुल्ली टैक्सेबल कर दिया। जितना भी मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल स्टॉप। अच्छा, क्वेश्चन में ना जानबूझ के तंग करने के लिए आपको खर्चा दिया होगा कि भाई उसको मेडिकल अलाउंस मिला साल में 10,000 और उसका खर्च हुआ 15,000, ये खर्च हुआ 10,000, 8,000, कम ज्यादा, तो आपको इग्नोर करना है। लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, लिखिए ध्यान से लिखिए, एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज टू बी इग्नोर्ड, उसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हो सके तो इसका, क्योंकि एग्जाम में काफी पूछ लेते हैं, तो इसका सेक्शन और रूल नंबर भी याद रखने की कोशिश करेंगे। डालिएगा हेडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। एक्चुअली सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 तो सिर्फ इतना बोलता है कि एग्जाम्शन दो, देनी कितनी एग्जाम्शन है ये बात लिखी हुई है रूल 2BB, स्क्रीन पे लिखा हुआ है रूल 2BB ऑफ इनकम टैक्स रूल्स में। तो ये अगर आपको एक भी चीज याद रहे तो भी चलेगा, दोनों याद रहे तो माशाल्लाह। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रूल 2BB। अब अगेन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नाम से ही क्लियर है, दिस अलाउंस इज बीइंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। तो मैं ये नहीं लिखवा रहा, ये तो अगर जरूरत पड़ेगी, वैसे मुझे लगता नहीं थ्योरी में ये पूछेंगे, हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये यूज होता है, तो सीधा मैं स्ट्रेट अवे आपको इसकी लिमिट बता रहा हूं एग्जाम्शन की। लिखेगा दिस अलाउंस इज एग्जाम्ड, प्लीज राइट डाउन, दिस अलाउंस इज एग्जाम्ड, दिस अलाउंस इज एग्जाम्ड up to rupees 100 per month. This allowance is exempt up to rupees 100 per month per child, rupees 100 per month per child for a maximum of 2 children. 100 रुपए महीने की एग्जाम्शन जो है वो मैक्सिमम मिलती है और मैक्सिमम 2 बच्चों पे एग्जाम्शन दी गई है। ना काफी समय से ये लिमिट यहीं पे अटकी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो बहुत कम है, हाँ मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि कम है, बट ठीक है, जो भी एग्जाम्शन है वो है, अब क्या कर सकते हैं।
कुछ तो है। होता है ना, कई बार टीवी में हम ऐड देखते हैं, मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ, ओ 100 रुपये का प्रोडक्ट होगा, 2 रुपये की छूट, 2 रुपये की छूट। अब क्या करें, 2 रुपये की है तो 2 की तो है, चल। और फिर ऐड बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ऐसे इनकम टैक्स एक्ट में भी शोर मचाने के लिए तो कुछ चाहिए ना गवर्नमेंट को, कि देखो हम इतनी एग्जाम्पशंस दे रहे हैं, चाहे 100 रुपये की दे रहे हैं। एनीवेज, तो फिलहाल 100 रुपये की एग्जाम्पशन मिलेगी मैक्सिमम। ध्यान रखना, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 रुपये महीना है तो 100 रुपये माइनस 50 रुपये टैक्सेबल। और अगर 80 रुपये महीना है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। ये ना करना कि -20 निकाल दो, मैथमेटिक्स नहीं चल रहा। इफ द अलाउंस इज लेस देन 100 देन इट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, बात खत्म। फिर बात खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और एग्जाम्पशन भी मैक्सिमम 2 बच्चों पे लेनी है, ये ध्यान रखना, ज़्यादा बच्चों पे एग्जाम्पशन मत लेना। अगर क्वेश्चन में सपोज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो 150 रुपये महीना 3 बच्चों पे दिया हो, तो आप मैक्सिमम 100 रुपये की एग्जाम्पशन मैक्सिमम 2 बच्चों पे लेंगे। यानी कि एक बच्चे पे 100 रुपये महीना तो साल का हो गया 1200, और 2 बच्चों पे साल का हो गया 2400। बस, इससे ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं लगेगी, ठीक है। चलो, नाउ यहां पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं जो कि मेरे ख्याल से बस आप पढ़ लीजिए, इतना कुछ लिखने वाला इनमें काम नहीं है। कि चिल्ड्रन एजुकेशन पे एग्जाम्पशन है, अगर एजुकेशन अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ऑब्वियसली हम एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉय को एजुकेशन अलाउंस क्यों देंगे आप सोचेंगे, मिलती है जी। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में ग्रेजुएशन करके लगा, अब कंपनी एनकरेज कर रही है MBA कर लो या कोई और एजुकेशन ले लो, होता है कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को पढ़ने के लिए एनकरेज किया जाता है, तो उस पर्पज़ के लिए अगर एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन अलाउंस मिले तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। जहाँ तक चिल्ड्रन एजुकेशन का सवाल है, ये 2 अलग अलग नामों से और भी मैंने कई जगह देखा है क्वेश्चंस में, तो और भी कोई नाम हो सकता है। इट कैन आल्सो बी गिवन इन द नेम ऑफ चिल्ड्रन बुक्स अलाउंस और चिल्ड्रन यूनिफॉर्म अलाउंस, और कोई खास बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इतना नहीं है लिखने का, लेकिन फिर भी अगर आप धीमे धीमे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और क्योंकि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है या आप एक किसी भी चीज़ को दोबारा सुन के लिखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पॉज करके रिवाइंड करके इसको लिख सकते हैं। द वर्ड चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, नेचुरली स्टेप चाइल्ड भी बच्चा तो बच्चा ही है, बट एंड अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड दोनों आएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चाइल्ड। नेचुरली पोता नहीं कवर होगा, है ना, सौतेला बच्चा चलेगा, अडॉप्टेड बच्चा भी इस डेफिनेशन में आएगा, बट ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट कवर्ड। यानी अगर दादाजी को पोतों के लिए पढ़ाई के लिए अलाउंस मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज जो एग्जाम्पशन है चिल्ड्रन एजुकेशन, ये एग्जाम्पशन ओनली पेरेंट्स ही क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। और जहां तक 2 बच्चों का सवाल है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले 2 आखिरी 2, जहां पर मोस्ट बेनिफिशियल पोजीशन हो वहां पर हम एग्जाम्पशन ये क्लेम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने पढ़ लिया। अभी तक हम 2 अलाउंस पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ एग्जाम्पशन है 2 बच्चों के लिए। इन सभी क्वेश्चंस पर, इन सभी अलाउंसेस पर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो कि फुल्ली सॉल्व्ड आपकी बुक में अवेलेबल हैं। टेस्ट तो सैलरी के ऊपर भरमार मैंने बनाए हुए हैं, और वो आप जो टैक्स अपडेट्स मैं देता रहता हूँ डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट blog.education.com पे, ngpeducation.com पे, उस पर भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज भी आप ऑफिस में कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट के लिए आपको ईमेल से मिल जाएंगे। तो टेस्ट तो बहुत हैं ही हैं, इसके अलावा बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और इसी वीडियो में भी अभी जो मैं आपको कंसेप्ट्स करा रहा हूं, इनके ऊपर मैं आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से बेसिक पे, बोनस, कमीशन, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये ट्रीट कैसे होगा, एनुअल टैक्सेबल सैलरी कैसे निकलेगी, ये अभी इसी वीडियो के एंड में आप पेशेंटली जो है करते जाइए, यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, अब हम ले रहे हैं सबसे पहले हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था, ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इसमें जो एग्जाम्पशन है दैट इज ₹300, 3 गुनी है, वहां पर थी 100 रुपये महीना। लिखिएगा HEA, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज एग्जाम्प्ट। लिखिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। Hostel expenditure allowance is exempt up to ₹300 per month per child for a maximum of 2 children. Maximum 2 बच्चों पे exemption है। Hostel expenditure allowance is exempt for a maximum of ₹300 per month per child for a maximum of 2 children. यानी जैसा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में पड़ा 100 रुपीज पर मंथ की एग्जाम्पशन थी, ऐसा यहाँ पर 300 रुपीज पर मंथ की एग्जाम्पशन है। इससे ज़्यादा इसमें कोई खास बात नहीं है। वही यहाँ पर भी है कि चाइल्ड की डेफिनेशन में जो है अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड आएगा, ग्रैंड चाइल्ड नहीं आएगा।
ऑब्वियसली एम्प्लॉय के लिए तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। वही सब बातें हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस कंबाइन करके दे रखा हो, जैसे एजुकेशन कम हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर अलाउंस, या हॉस्टल एजुकेशन कम या हॉस्टल कम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो फिर एग्जाम्शन भी कंबाइन कर दीजिए, 100 और 300 400 रुपए कर दीजिए, 400 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर क्वेश्चन में हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कंबाइन करके दे रखा हो तो आप एग्जाम्शन भी कंबाइन कर दीजिए, 100 और 300 400 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम। ये तो वही है, 500 में से 300 कट जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये तीनों ही अलाउंसेस की एग्जाम्शन जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रूल 2BB के हिसाब से है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की एग्जाम्शन भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रूल 2BB के हिसाब से है, और चिल्ड्रन एजुकेशन की भी थी। मेडिकल अलाउंस में मैंने कोई आपको एग्जाम्शन का सेक्शन नहीं लिखवाया बिकॉज मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल था। एनीवे, सबसे पहले समझिएगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता किस लिए है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वापस जाने के लिए। ठीक है, लिखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड फॉर ट्रैवलिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड फॉर ट्रैवलिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस। ठीक है, घर से ऑफिस, ऑफिस से आने जाने के लिए मिलता है, फुल स्टॉप। इसके आगे लिखिएगा, इट इज एग्जाम्ड अप टू ₹1600 पर मंथ। 1600 रुपए महीने की एग्जाम्शन मिलती है। इट इज एग्जाम्ड अप टू ₹1600 पर मंथ, 1600 रुपए महीने तक ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, फॉर ब्लाइंड and orthopedically handicapped, for blind and orthopedically handicapped, the exemption limit is, for blind and orthopedically handicapped, the exemption limit is 3200 per month। अगर बाय द वे आपने कोई पुरानी किताब देखी हो तो उसमें ये लिमिट 800 और 1600 थी, जो अब बढ़ के 1600 और 3200 हो गई है, बढ़ गई, डबल हो गई है। So for blind and orthopedically handicapped, the limit is ₹3200 per month। 3200 रुपए महीना एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 1000 रुपए महीना तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, और अगर 2000 मिल रहा है तो 1600 एग्जाम्प्ट, 400 रुपए टैक्सेबल। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट। हम कोई आदमी हो सकता है घर के बिल्कुल ऑफिस के बराबर में ही रहता हो, तो बेचारा पैदल ही आ जाता है, फिर भी उसको 1600 की एग्जाम्शन मिल जाएगी। और एक आदमी मान लेते हैं आता है 80 मील दूर से, उसको भी 1600 की एग्जाम्शन मिलनी है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट। एक चीज और है ध्यान से लिखने वाली कि इन केस ऑफ चेयरमैन ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। इतने बड़े हिंदुस्तान में इतने तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, बट इनके लिए कुछ स्पेशल मेहरबानी की गई है कि जो चेयरमैन ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हैं, इनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस विदाउट एनी लिमिट फुल्ली एग्जाम्प्ट है। लिखिएगा, इन केस ऑफ चेयरमैन ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, आई थिंक ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि आईएएस के एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ चेयरमैन ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। इसका सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी एग्जाम्शंस का एक अलग से चैप्टर है, वहां पर ये फिर से आएगा, तब कवर कर लेंगे। सो इन केस ऑफ चेयरमैन ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, द ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। तो अभी तक हमने क्विकली 4 अलाउंसेस पढ़ लिए। थोड़ा बहुत क्विकली ही पढ़ना होगा, तब भी सैलरी का चैप्टर जाके 15-20 घंटे में खत्म होता है, शायद उससे भी ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सैलरी पे करने के 70-80 तरीके हैं। रिटायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, पेंशन, ग्रेचुटी, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड, सब पढ़ना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसलिए अपनी तरफ से मैं स्लो ही चलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ग्रिप अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ वन ऑफ द चैप्टर है, ऐसे 20 चैप्टर है हमारे सिलेबस में।
तो उस हिसाब से हम लेके चलें तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जैसे मैंने कहा शुरू से अगर रिवाइज करूं तो बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, तीनों फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंसेस में मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ एग्जाम्प्ट, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, hostel expenditure allowance rupees 300 per month exempt, maximum for 2 children, and transport allowance 1600 per month is exempt only if the question specifies that the assessee employee is blind or orthopedically handicapped, पाँव खराब है, कोई और समस्या है, तो in that situation the exemption is 3200 per month। चलिए, now I think it is the last in this video. Yeah, this is the last point. Dearness allowance, dearness pay, महंगाई भत्ता। Dearness कहते हैं ना, the goods are becoming dearer. Dearer का मतलब महंगे, costlier. So ये एक तरह से महंगाई भत्ता है, dearness allowance। जब महंगाई बढ़ती है ना कुछ एसेंशियल चीज़ों की, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स एक इंडेक्स यूज करते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, या और बहुत तरह के इंडेक्सेस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। वैसे ऐसा होता तो नहीं है कभी कि महंगाई कम हो, महंगाई तो बढ़ती ही जाती है, बट फिर भी अगर कभी महंगाई घटे तो शायद थोड़ा बहुत डीए कम भी कर सकते हैं। एनीवेज, खैर वो इस समय हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा सब्जेक्ट मैटर ये है कि डीए की टैक्सेबिलिटी का क्या होगा। तो ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन, रजिस्टर के अंदर लिखिएगा डियरनेस अलाउंस ऑब्लिक डियरनेस पे, लिखिएगा डियरनेस अलाउंस ऑब्लिक डियरनेस पे, इसके बारे में लिखिएगा इट इज फुल्ली टैक्सेबल, बात खत्म। यानी महंगाई भत्ता जो एम्प्लॉय को मिलेगा, जैसे मान लेते हैं सपोज कोई एम्प्लॉय है और उसकी जॉब है एंड सपोज ही इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ से 20,000 पर मंथ एंड 5,000 पर मंथ उसका डीए है, तो वो 20,000 प्लस 5,000 टोटल मिला के 25,000 हो गया। दैट इज ऑल फुल्ली टैक्सेबल, उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन डीए के बारे में एक और बड़ी टिपिकल चीज होती है जो काफी सारे क्वेश्चंस में आएगी और जो ध्यान से सुनने और समझने वाली है। बेसिक पे जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, बेसिक पे इज आल्सो द बेसिस फॉर कंप्यूटिंग अदर बेनिफिट्स। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को हमने हाउस रेंट अलाउंस देना है या कोई बेनिफिट देना है, तो वो बेनिफिट हम देखेंगे कि किसकी कितनी बेसिक पे है। ऑब्वियसली कोई भी बेनिफिट कम बेसिक पे वाले को कम मिलेगा, ज़्यादा बेसिक पे वाले को ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली जो हाई पोस्ट पे होगा उसको ज़्यादा बेसिक पे मिलेगी। इसी तरह से जिसकी बेसिक पे ज़्यादा होगी काफ़ी चांस है कि उसका डीए भी ज़्यादा होगा, जिसकी बेसिक पे कम होगी उसका डीए भी कम होगा। ये तो होता ही ना, जैसे जैसे एम्प्लॉय की प्रमोशन होती जाती है वैसे वैसे उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। नाउ अब एक कंसेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, लाइक प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक पेंशन। बहुत सारी कंपनीज ये रिटायरमेंटल बेनिफिट कंप्यूट करते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त ओनली बेसिक पे कंसीडर करती हैं, डीए को छोड़ देती हैं। ऐसी कंपनीज में डीए कहलाएगा नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डीए को कंसीडर करती हैं रिटायरमेंटल बेनिफिट्स को कैलकुलेट करते वक्त। ऐसी कंपनी में डीए या डियरनेस पे कहलाएगी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो थोड़ा डीए लेती हैं, थोड़ा छोड़ देती हैं। ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होंगी, जैसे 20% ऑफ डीए इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स या 30% ऑफ डीए इज कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स। तो ठीक है, 30% हो गया फॉर्मिंग और 70% हो गया नॉट फॉर्मिंग। मेरे ख्याल से आपको डीए समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रिज्यूम करता हूं कि एक बार और रिपीटेशन की जरूरत है। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है बहुत सी कंपनीज, ऐसा कोई देना कंपलसरी नहीं होता, बट बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कंपेंसेट करने के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस पे करती हैं। जो महंगाई भत्ता होता है ये 3 तरह का होता है। एक वो जो रिटायरमेंटल बेनिफिट के लिए कंसीडर होता है, उसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि जिसको रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के वक्त कंसीडर करते हैं। अब सारी बातें एकदम पहली वीडियो में नहीं समझाई जा सकती, जब रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के ऊपर पहुंचूंगा तब मैं प्रैक्टिकली इसको इलस्ट्रेट कर पाऊंगा कि डीए को कैसे छोड़ा या लिया। तो एक हो गया डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, दूसरा होता है जब डीए को छोड़ देते हैं, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और तीसरा होता है समटाइम पार्शली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, थोड़ा डीए ले लिया थोड़ा छोड़ दिया। लेकिन जहां तक सवाल है टैक्सेबिलिटी का, ऑल टाइप्स ऑफ डीए, यानी कि फुल्ली फॉर्मिंग भी, नॉट फॉर्मिंग भी, पार्शली फॉर्मिंग भी, ऑल टाइप्स ऑफ डीए फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके ऊपर मैंने अपनी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से आप उसको देखेंगे तो 1 सेकंड में समझ जाएंगे जो चीज मैंने आपको समझाई है।
आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जो आपकी बुक के अंदर डीए के ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले उसको स्टडी कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कीजिए। अभी मैं इसके अंदर आपको अभी तक जो अलाउंसेस और बेसिक पे, बोनस, कमीशन वगैरह पढ़ाया है उस पर मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ खोलिए अपनी बुक और सबसे पहले देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.1। देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं इसको रेडी कर लेता हूं। ठीक है, नाउ आई एम रेडी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 3.1। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, अपने को पहले सेंटर में प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर CQ 3.1। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हिसाब से मैं CQ शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूट ग्रॉस सैलरी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में दिया दैट इज 11,000 पर मंथ। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक सैलरी है वो फुल्ली टैक्सेबल है। सो 11,000 पर मंथ का मतलब हो गया कि इसमें पूरे साल की जो भी फिगर आएगी 1,32,000 दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। एनुअल बोनस, आई टोल्ड यू बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, रिसीव है नहीं है, बाय डिफॉल्ट बोनस मिलता ही है, तो आप अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे कि बोनस आउटस्टैंडिंग रह गया, तो बोनस इज फुल्ली टैक्सेबल। सेल्स कमीशन क्वेश्चन में दी है 3% ऑफ द टर्नओवर अचीव विच इज 20 lakhs, तो 20 लाख का 3% आ जाएगा 60,000, दैट इज आल्सो फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्वेश्चन में दिया है 150 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3, 150 रुपये महीना 3 बच्चों पे अलग अलग मिल रहा है, बट हम एग्जामिशन देंगे 2 पे और वो भी 100 रुपये, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एजुकेशन अलाउंस फॉर एम्प्लॉय। आई टोल्ड यू कि जो एजुकेशन अलाउंस फॉर एम्प्लॉय है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां वर्किंग नोट्स भी हम ले लेंगे, तो इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट में मेरे ख्याल से सिर्फ एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ही पॉइंट है जो हम वर्किंग नोट में ये स्पेसिफाई कर देंगे कि एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रूल 2BB द एग्जामिशन इज ₹100 पर मंथ, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो आ रही है इसकी दैट इज 11,000 एंड हमने लेना है इसको एनुअल बेसिस पे। सो दिस फिगर इज कमिंग टू 1,32,000, राइट। Next is annual bonus. Annual bonus is also fully taxable. There is nothing which we have to discuss about it. It is fully taxable and it is 20,000. Then is sales commission. Sales commission is 3% of ₹20 lakhs. जो है हमारा commission which is 20,000. So I am taking it at 60,000. राइट। सो अभी तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है क्वेश्चन। बेसिक सैलरी 11,000 टू 12 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज वी कंप्यूट एनीथिंग विच इज टैक्सेबल इन इनकम टैक्स ऑन एनुअल बेसिस। तो सैलरी मंथली गिवन थी, मैंने कन्वर्ट कर लिया। बोनस ऑलरेडी एनुअल है और कमीशन भी पूरे साल की टर्नओवर 20 लाख दिया, उसका 3% लिया है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो क्वेश्चन के अंदर रिसीव्ड है, ध्यान से देखिएगा, द रिसीव्ड इज 150 पर मंथ पर चाइल्ड। तो 3 बच्चों पे टोटल जो अगर मैं देखूं तो ये 150 इंटू 3 इंटू 12 मुझे मिल रहा है 450 इंटू 12 दैट इज 5,400 रुपीज़, राइट। और इसमें से जो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी दैट इज ₹100 इंटू 2 इंटू 12, है ना। तो 100 रुपये एक बच्चे पे एग्जाम्प्ट है और मैक्सिमम मुझे 2 बच्चों पे एग्जाम्पशन जो है वो मिलनी है। तो 1,200 रुपये की एग्जाम्पशन कट गई और मेरा टैक्सेबल अमाउंट जो आया दैट इज कमिंग टू 100 इंटू 12, ये सॉरी 2400 हो गया ना 2 बच्चों पे, 100 इंटू 2 200 इंटू 12 दैट्स 2,400, राइट। तो मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट आ गया दैट इज ₹3,000। चलिए नेक्स्ट इज एजुकेशन अलाउंस फॉर एम्प्लॉय। जहां तक एजुकेशन अलाउंस फॉर एम्प्लॉय का सवाल है, एजुकेशन अलाउंस फॉर एम्प्लॉय इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे, इट इज 800 पर मंथ दैट मेक्स इट 9,600, राइट। सो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया नहीं था वैसे बात कि जो टैक्सेबल अमाउंट्स का टोटल आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी।
तो कैलकुलेटर आप घुमाइएगा इसका। सो 1,32,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 9,600, इट इज कमिंग टू 2,24,600। साथ में हम अपना यहाँ वर्किंग नोट भी ले लेंगे। वर्किंग नोट के अंदर क्लियर है दैट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्ड अप टू ₹100 per month per child for a maximum of 2 children as per section 10 subsection 14 rule 2BB। सो आई थिंक पहला क्वेश्चन करके आपको बहुत ही इजी लगा होगा, और सैलरी वैसे भी इजी है। सैलरी में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि प्रोविजन ज्यादा है पूरा चैप्टर इजी। जैसे मैंने आपको बताया ना, चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपये एग्जामेशन है, हॉस्टल में जो है वो 300 रुपये की एग्जामेशन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 1600 रुपये की एग्जामेशन है। बस ऐसे ये फिगर्स याद करनी है, बाकी पूरा चैप्टर सिंपल है। ऐसे ही आपको एक लिस्ट दी होगी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसमें जैसे 5 आइटम दिए हैं, बस इतना होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 15 आइटम होती हैं। टोटल जैसे मान लेते हैं चैप्टर में 60 पॉइंट है, उनमें से करीब 12 से 15 पॉइंट को जोड़ के यूजुअली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरह से बस पूरा चैप्टर चलता रहेगा। बहुत इजी है, आप ध्यान से बस सुनते रहें, लिखते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। बहुत इजी है सैलरी का चैप्टर, पूरे मार्क्स आप इसमें इजीली ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3.2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3.2 में भी वी हैव टू कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी, राइट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3.2। I'm starting again with the basic pay. Basic pay is again given at 11,000 per month. So 11,000 into 12, it is coming to 1,32,000. Right? Next is children education allowance. It is 500 per month for 3 children. इस बार पर मंथ पर चाइल्ड नहीं है, ध्यान देना ये बात, जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्वेश्चन में जो गिवन फिगर है दैट इज 500 पर मंथ ओवरऑल फॉर 3 चिल्ड्रन, यानी सिर्फ 500 रुपये महीना मिल रहा है। दैट मीन्स पूरे साल का अगर मैं देखता हूं तो इसको मिले 6,000 रुपये। इसमें से आपको पता ही है, भी हमने डिस्कस की थी लेस एग्जाम्शन। एग्जाम्शन का जहां तक सवाल है तो वो एक बच्चे पे 1200 मिलती है, और इंटू 2 अगर मैं कर दूं तो ये हमारी फिगर चली जाएगी 2400 पे, राइट। तो हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा इसमें दैट इज ₹3600, राइट। 100 रुपये एक बच्चे पे एग्जाम्शन होती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो साल के 1200, 2 बच्चों पे 2400, 500 रुपये महीना 3 बच्चों पे टोटल मिल रहा है। अगर ये फिगर होती 500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 तो मैं 1500 इंटू 12 18,000 कर देता, बट ये 500 रुपये महीना तीनों पे मिला के मिल रहा है एक साथ। तो टोटल हो गया मेरा 6,000, और एग्जाम्शन तो वही 2400 की आनी है, प्रोवाइडेड कि हमें 2 बच्चों पे मिनिमम 2400 मिल भी रहा हो। वो किसी क्वेश्चन में अगर अटकेगा तो समझाऊंगा। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हाँ, जैसे इसमें आपको वो चीज़ समझाने का मौका मिलेगा जो मैं यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 9,000 रुपये मिल रहा है 3 बच्चों पे टोटल। तो टोटल रिसीव्ड जो आ रहा है, टोटल रिसीव्ड दैट इज ₹9,000 एंड दिस इज फॉर 3 चिल्ड्रन, यानी एक बच्चे पे कितना मिल रहा है 3,000, 2 पे कितना मिला 6। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की जो लिमिट है HEA एग्जाम्शन मैक्सिमम वो होती है 300 इंटू 2 इंटू 12 यानी 7,200। मैं इस चीज को वर्किंग नोट में ले लेता हूं, यहां नहीं लेते नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। मैं यहां पर एक वर्किंग नोट ले लेता हूं कि मैक्सिमम एग्जाम्शन फॉर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज इक्वल टू ₹7,200। ठीक है, ये कैसे आया? 7,200 आया, 300 रुपये एक बच्चे पे, मैक्सिमम 2 बच्चों पे, पूरे साल की फिगर हो गई 7,200। 7,200 मिलना भी तो चाहिए ना। अब यहां पर जो 9,000 मिल रहा है टोटल रिसीव्ड, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इट इज 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, राइट। टोटल 3 बच्चों पे मुझे 9,000 रुपये मिल रहा है, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब 2 बच्चों पे मुझे मिले 6,000 और मैक्सिमम 7,200, तो 6,000 से ज्यादा की तो एग्जाम्शन हो ही नहीं सकती।
सो इन दैट सिचुएशन मैक्सिमम एग्जाम्शन जो मुझे मिल पाएगी फॉर 2 चिल्ड्रन, द मैक्सिमम एग्जाम्शन, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूं, मैक्सिमम एग्जाम्शन फॉर 2 चिल्ड्रन इन दिस क्वेश्चन वी कैन क्लेम इज 6000, राइट। तो ये फिगर हमारी आ जाती है, जो टैक्सेबल अमाउंट बच गया दैट इज 3000, राइट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अगर आप पूछेंगे सर आपने वहां ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां मुझे दिख रहा था कि 6000 मुझे जो मिले हैं टोटल 3 बच्चों के लिए, यानी एक बच्चे के लिए 2000 और एग्जाम्शन होती है 1200, तो मैंने सीधा सीधा ले लिया। अगर वहां पर भी ऐसे होता कि 1200 एक बच्चे पे एग्जाम्शन मिलती है और अमाउंट मिल रहा होता 3000, तो 3000 अगर 3 बच्चों पे मिल रहा होता तो मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जाम्शन लेता 2000, 2 बच्चों पे जो मिल रहा है मुझे मैक्सिमम, जैसा कि मैंने यहां हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में किया। मुझे टोटल अमाउंट मिला 9000, 3 बच्चों पे 3-3000 के हिसाब से, एक बच्चे की मैक्सिमम एग्जाम्शन है 3600, मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं। अगर मिली 3000 रहा है तो 3600 एग्जाम कैसे हो सकता है। इसी लॉजिक से 2 बच्चों पे मैक्सिमम एग्जाम्शन मैंने क्लेम किए 6000 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्वेश्चन के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको दिया हुआ है दैट इज 1400 पर मंथ। यहां पे भी वही पॉइंट एक तरह से रिपीट हो रहा है, 1400 पर मंथ मिल रहा है और एग्जाम्शन जो है वो हमारी से ज्यादा है, एग्जाम्शन इज 1600 पर मंथ, बट दैट इज मैक्सिमम। तो हमारे को वही 1400 पूरा माइनस हो जाएगा और ये हमारा जो है वो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो नील आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी यही हुआ है। इस क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिल रहा है दैट इज 1400 पर मंथ, एग्जाम्शन अवेलेबल अप टू 1600 पर मंथ, 1600 रुपए तक की एग्जाम्शन आपको मिलती है। सो दैट वे अगर हम लेके चलें तो 1600 की एग्जाम्शन आपको मिल रही है, तो इन दैट सिचुएशन 1400 तो फिर फुल्ली ही एग्जाम्प्ट हो गए, बात खत्म। लास्ट है मेडिकल अलाउंस। जहां तक सवाल है मेडिकल अलाउंस का, मेडिकल अलाउंस तो हमने पढ़ाई था फुल्ली टैक्सेबल है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल और ये मिल रहा है आपको 900 रुपये महीना। सो 900 इंटू 12, ये फिगर हम ले लेंगे 10,800। अब जो हमारी फिगर बन गई दैट इज माई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी अब इन सबको ऐड करके देखें, 1,32,000, 3,600, 3,000 एंड 10,800, इट इज कमिंग टू 1,49,400 रुपीज, ठीक है। तो मेडिकल अलाउंस पे वर्किंग नोट दिया जा सकता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस 8000 है, वो आपको ऑब्वियसली कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि आप उसको माइनस कर दो। ज्यादातर स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं होगी वो जल्दीबाजी में गलती करेंगे ना कि मेडिकल अलाउंस मिला इतना, उसमें से चलो 8000 का खर्च हो गया वो माइनस कर दें, जबकि आपको वर्किंग नोट देना चाहिए दैट इन केस ऑफ मेडिकल अलाउंस द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल, राइट। एक नोट आपका बनता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे दैट एग्जाम्शन इज अप टू 1600 पर मंथ। एक नोट आपका बनता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पे दैट द मैक्सिमम एग्जाम्शन इज 3000 पर एनम पर चाइल्ड। और एक आपका एग्जाम्शन का नोट बनता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे। तो जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए आपको समझाया था, छोटे छोटे सैलरी के क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ, है ना, जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप करेंगे, वो भी हम इसी तरह से आपको पैटर्न पे सॉल्व करके दिखाएंगे और करवाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, सैलरी के चैप्टर में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है, क्योंकि हर पॉइंट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हर अगले क्वेश्चन में पिछले वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड होते जाएंगे। जैसे परक्विजिट्स में जब हम जाएंगे ना, जब रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री में रहने के लिए घर मिला है, तो जब हम उस वक्त कैलकुलेशन करेंगे रेंट फ्री हाउस की, तो उस समय ये अलाउंसेस फिर से रिलेवेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बाकायदा जितना भी चैप्टर है सैलरी का वो एक साथ ही ऑलमोस्ट पढ़ना होगा, ताकि आप एक एक चीज हाथ के हाथ पढ़ते जाएं और वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वो कंसीडर होता जाता है, राइट। तो आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे अपने और अलाउंसेस के बारे में। थैंक यू।